हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत शानदार वीडियो करने वाले हैं। महा मैराथन करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सारे सिलेबस के पार्ट जो कवर होंगे। अब वीक में 2 क्लास महा मैराथन की भी लाएंगे ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है क्वेश्चन कवर हो पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो हैं उनकी पिन मिल जाएंगी, मतलब पिन कर दिया है मैंने उनकी लिंक को, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आईसीडीएस से संबंधित है। आईसीडीएस का एक पूरा का पूरा वीडियो ही मैंने 100 क्वेश्चन का बनाया है, जिसमें 100 क्वेश्चन कवर हैं आईसीडीएस में, और इन 100 क्वेश्चन में आपके सारे महत्वपूर्ण फैक्ट कवर हैं। तो वो आईसीडीएस का वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने सक्षम 2.0 पोषण योजना, आईसीडीएस के अंतर्गत क्या कार्य किए जाते हैं, क्या वर्ग बच्चों को दिया जाता है, क्या पोषण दिया जाता है, सारा कुछ कवर है। तो वहाँ से आईसीडीएस आपका पूरा कवर हो जाएगा। आईसीडीएस जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम इसको कहा जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि इसमें 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कितना प्रोटीन दिया जाता है। तो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको 500 तो किलो कैलोरी जो है कैलोरी दी जाती है। 500 किलो कैलोरी दी जाती है और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। जो 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं उन्हें 500 किलो कैलोरी दी जाती है और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। वहीं अगर किशोरियों की बात करें तो किशोरियों को 600 किलो कैलोरी दी जाती है, जबकि 18 से 20 ग्राम इनको प्रोटीन दिया जाता है। वहीं अगर ये जो बच्चे होते हैं 6 वर्ष तक के, यदि अगर ये गंभीर कुपोषित होते हैं, तो इन्हें 800 कैलोरी दी जाती है तथा इनको 12 से 15 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा बढ़ा दी जाती है। ₹8.5 सरकार इनको ये प्रतिदिन के प्रति पोषण के हिसाब से प्रोवाइड भी आंगनवाड़ियों को कराती है। अगला है हृदय रोगियों को सेब का क्यों महत्व होता है। तो हृदय रोगियों को सेब खाने की सलाह दी जाती है, एप्पल खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है और पोटेशियम जो होता है रक्तदाब को नियंत्रित करता है। अगला है मनुष्य को 2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन दी जाती है। मतलब इसका है कि मनुष्य को जो व्यक्ति हो, आदमी हो चाहे औरत हो, उसका जितना वेट होता है उसका वेट का प्रति 2 ग्राम, अगर उसका 1 किलो वेट है तो उसको 2 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। अगर 2 किलो वेट है तो उसको 4 ग्राम प्रोटीन दिया जाएगा। इस प्रकार से दिया जाता है। प्रति किलो 2 ग्राम प्रोटीन जो है दिया जाता है। आईसीएमआर 2020 कहती है, आईसीएमआर 2020 के अनुसार पुरुषों को प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 54 ग्राम है और महिलाओं को प्रोटीन की मात्रा 46 ग्राम है। जबकि बात की जाए गर्भवती महिला की, तो गर्भवती महिला के लिए 40 ग्राम प्रोटीन गर्भवती महिला को दिया जाता है। बात किया जाए अगर 40 ग्राम नहीं है, 40 ग्राम नहीं है। जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो दूसरी तिमाही में अलग अलग बढ़ जाती है। जैसे कि सामान्य महिला को 46 ग्राम प्रोटीन दी जाती है और यदि वो दूसरी तिमाही में होती है तो इसमें 9.5 ग्राम जो होता है ऐड हो जाता है। 9.5 ग्राम प्रोटीन जो होता है इसमें क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। मतलब लगभग 54-55 ग्राम प्रोटीन एक दूसरी तिमाही में दी जाती है। लेकिन अगर महिला तीसरी तिमाही में है, मतलब उसका 7वें से 9वां महीना चल रहा है, तो जितनी प्रोटीन अभी दी जाती है 46 ग्राम प्रोटीन दी जाती है, उसका 22 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा दी जाती है। मतलब 68 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। लगभग बोल सकते हैं 70 ग्राम प्रोटीन महिला को तीसरी तिमाही में दी जाती है। लगभग 54 ग्राम प्रोटीन 200 जो दूसरी तिमाही होती है उसमें दी जाती है। और साधारण महिला को कितनी दी जाती है? 46 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। अगला है विटामिन डी आंत में किसके अपशोषण को बढ़ाता है? विटामिन डी आंत में कैल्शियम के अपशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम की अगर बात की जाए तो कैल्शियम जो है 1000 मिलीग्राम कैल्शियम एक प्रतिदिन एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को चाहिए है। जबकि जो गर्भवती महिला होती है, गर्भवती महिला को 1200 मिलीग्राम चाहिए है और एक साधारण पुरुष और साधारण महिला को कितनी चाहिए है? 1000 मिलीग्राम चाहिए है। क्या? कैल्शियम। राष्ट्रीय आयुष मिशन कब आरंभ हुआ था? राष्ट्रीय आयुष मिशन को सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था। आयुष में सारी जो जितनी भी पैथी होती हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक हुआ, यूनानी हुआ, होम्योपैथी हुआ, नेचुरोपैथी हुआ, योगा हुआ, इन सारे को आयुष मिशन में शामिल किया गया है। कब आरंभ किया गया? सितंबर 2014 में।
अगला है चेचक का टीका किस प्रकार का टीका है? तो चेचक का टीका जीवित टीका होता है। अलग अलग प्रकार के टीके होते हैं, एक जीवित टीके होते हैं, मृत टीके होते हैं, टॉक्साइड टीके होते हैं। टॉक्साइड टीके में जैसे कि टेटनस का टीका आ जाता है, डिप्थीरिया का टीका आ जाता है। जीवित टीके होते हैं जो कि जीवित जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। मृत टीके होते हैं जो कि मृत जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। लेकिन चेचक का टीका किस प्रकार का टीका है? चेचक का टीका जीवित टीका होता है और चेचक का वर्तमान में भारत से पूरी तरह उन्मूलन हो चुका है और विश्व से भी हो चुका है। भारत की बात की जाए तो भारत से 1977 में हो चुका है और विश्व की बात की जाए तो विश्व से 1980 में चेचक का उन्मूलन हो चुका है। चेचक एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी। अगला है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसको चेचक को ही चिकन पॉक्स भी बोला जाता है। चिकन पॉक्स की ऊष्मायन अवधि मतलब इनको पनपने में कितना समय लगता है? चेचक की ऊष्मायन अवधि जो होती है वो 14 से 16 दिन होती है। देखो 4 से चिकन हो जाएगा, 4 से चिकन और 4 से 14, 4 से चिकन और 4 से 14। तो याद रखना चिकन पॉक्स की अवधि कितनी होती है? ऊष्मायन 14 से 16 दिन होती है। एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारी ऊष्मायन अवधि को मैं ट्रिक द्वारा आप लोगों को याद करवा दूंगी। अगला है गर्भाशय की ग्रीवा को गर्भाशय का द्वारपाल कहा जाता है। आपसे पूछेंगे कि मानव जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है या मादा का जो शरीर है, महिला का जो शरीर है, उसमें गर्भाशय का द्वारपाल किसको कहा जाता है? जैसे ही गर्भाशय का द्वारपाल खुलता है तो बच्चा क्या होता है? बाहर आ जाता है। तो क्या किसको बोलते हैं हम? ग्रीवा को बोलते हैं। ग्रीवा को सर्विक्स भी बोला जाता है। इंग्लिश में ग्रीवा को सर्विक्स बोलते हैं और हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा को गर्भाशय का द्वारपाल कहते हैं। गर्भाशय की ग्रीवा जो होती है, जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, प्रसव का जो प्रथम चरण होता है उसमें गर्भाशय की ग्रीवा 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है। गर्भाशय की ग्रीवा जब 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है तब बच्चा बाहर आ जाता है। मतलब मैक्सिमम जो जितना खुलना चाहिए गर्भाशय की ग्रीवा को उसका साइज़ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर तक गर्भाशय की ग्रीवा को खुलना चाहिए। गर्भाशय का वजन कितना होता है? 60 ग्राम लगभग वजन गर्भाशय का हो जाता है जब महिला प्रेग्नेंट होती है। और सामान्य अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो जो किशोर अवस्था होती है उस वर्ष तक जो लंबाई होती है इसकी 2.5 होती है। कितनी होती है? 2.5 होती है ग्रीवा की लंबाई। और गर्भाशय की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है और ग्रीवा की होती है 2.5 मीटर। एक चौड़ा घुमावदार क्षेत्र जिसमें फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय से जुड़ती है क्या कहलाती है? जो फैलोपियन ट्यूब होती है जहाँ से गर्भाशय में जुड़ती है तो इस प्रकार से वायर टाइप की जो जगह होती है वो क्या कहलाती है? इस्थमस कहलाती है। क्या कहलाती? इस्थमस कहलाती है। जबकि जो एम्पुला होता है, एम्पुला फैलोपियन नलिका में एम्पुला नामक एक भाग होता है। एम्पुला में प्रक्रिया जो निषेचन होता है वो एम्पुला वाले भाग में होता है। कहाँ होता है? एम्पुला वाले भाग में जो होता है निषेचन नामक प्रक्रिया होती है। कहाँ होती है? एम्पुला नामक भाग में होती है। अगला क्वेश्चन है महिला की योनि कैसी होती है? महिला की जो योनि होती है वो अम्लीय होती है। क्या होती है? महिला की योनि अम्लीय होती है। योनि का जो पीएच होता है वो 3.5 से 5 तक होता है। जब ये अम्लीय, जब इसका कोई किसी का भी पीएच अगर 7 से कम होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो अम्लीय होती है। तो महिला की योनि कैसी होती है? अम्लीय होती है। और योनि का पीएच कितना होता है? 3.5 से 5 तक होता है महिला की योनि का पीएच। योनि में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? मनुष्य की जो योनि होती है, महिला की जो योनि होती है उसमें बार्थोलिन ग्रंथि होती है। और जो काउपस ग्रंथि होती है वो पुरुषों में पाई जाती है, जबकि बार्थोलिन ग्रंथि जो होती है महिला में पाई जाती है, योनि में उपस्थित होती है। गर्भाशय का वजन कितना होता है? गर्भाशय का वजन लगभग 60 ग्राम होता है। कितना? गर्भाशय का वजन 60 ग्राम होता है। हमको जल्दी जल्दी सारे एक बार में जितने ज़्यादा फैक्ट क्लियर हो पाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो जितने ज़्यादा फैक्ट याद रख पाओ उतना ज़्यादा आपके लिए सही है। बच्चे में गर्भाशय और ग्रीवा का अनुपात कितना होता है? ये लंबाई का होता है। एक जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसकी गर्भाशय अगर ये माने कि उसकी गर्भाशय जो 1 मीटर का है तो ग्रीवा कितनी होगी? 2 मीटर की होगी। किशोरियों में गर्भाशय की बात की जाए तो ग्रीवा लंबाई कितनी होती है? 2:1 होता है। इनके जो गर्भाशय की लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है और ग्रीवा की कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर होती है। 5 सेंटीमीटर गर्भाशय की लंबाई होती है किशोरियों में और ग्रीवा की 2.5 सेंटीमीटर होती है। जबकि वयस्क में बात की जाए तो गर्भाशय और ग्रीवा का अनुपात 3:1
3:1 होता है। मतलब गर्भाशय की लंबाई यदि 7 मीटर है तो ग्रीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। ग्रीवा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर ही होती है, चाहे वो वयस्क अवस्था हो चाहे किशोर अवस्था हो। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर ही होती है। जबकि जो बच्चा होता है उसमें करीब 1 सेंटीमीटर की होती है और उसमें गर्भाशय कितना होता है, 2 सेंटीमीटर का होता है। योनि की रक्षा जन्म के 10 दिन के बाद नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। जैसे ही बच्चा हो जाता है तो जो एस्ट्रोजन होता है वो उसका जो लेवल होता है वो कम होने लगता है, जिससे रक्षात्मक आवरण खत्म हो जाता है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है वो योनि की रक्षा भी करता है, बाहर से जीवाणुओं को आक्रमण करने से रोकता है। तो योनि की रक्षा जन्म के कितने दिन बाद हो जाती है, 10 दिन के बाद जो है, जन्म के 10 दिन के बाद योनि की जो रक्षा होती है नष्ट हो जाती है। समेकित बाल संरक्षण योजना, जिसको हम ICPS कहते हैं, ये कब आरंभ हुई थी? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम इसको बोलते हैं और ये 2009-10 में आरंभ हुई थी। कब आरंभ हुई थी? ये 2009-10 में इसको आरंभ किया गया था। समेकित बाल संरक्षण योजना, क्या नाम है इसका? ICPS इसका नाम है। बात करते हैं समेकित बाल संरक्षण योजना की। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत करीब 142 गृह चल रहे हैं, जिसमें सरकारी भी हैं और निजी संस्थान भी चल रहे हैं। इसमें बात की जाए हम सरकारी गृहों की, तो सरकारी इसमें 30 सरकारी गृह हैं, 2 पश्चातवर्ती गृह। पश्चातवर्ती गृह वो होते हैं जिसमें 18 वर्ष के बाद कोई बच्चा है जिसने अपराध किया है, अब वो 18 साल का हो गया, अब 18 साल का हो गया तो उसको बाल गृह में तो रख नहीं सकते, तो उसको पश्चातवर्ती गृह में पहुंचा दिया जाता है। तो पश्चातवर्ती गृह में कब से पहुंचाया जाता है? 18 वर्ष से बाद से पहुंचाया जाता है। मध्य प्रदेश में 2 सरकारी पश्चातवर्ती गृह हैं, एक तो है भोपाल में और एक है जबलपुर में। भोपाल में लड़कियों के लिए है और जबलपुर में किसके लिए है? लड़कों के लिए। इसके अलावा इंदौर में इसको प्रस्तावित भी किया गया है, इंदौर में। अगला है समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत अशासकीय शिशु गृह कितने हैं? मतलब शासकीय नहीं है, अशासकीय है। शासकीय तो केवल एक ही है। अशासकीय शिशु गृह कितने हैं? 32 हैं। बाल गृह कितने हैं? 40 हैं। ये वैसे तो 32 हैं, लेकिन इनकी जो प्रस्तावित संख्या है वो 40 है। आश्रय गृह कितने हैं? 8 हैं। मध्य प्रदेश में आश्रय गृह कितने हैं? 8 हैं। मध्य प्रदेश में खुला आश्रय गृह कहाँ है? जिसमें कोई भी बच्चा अगर कोई बाहर अब मिलता है, अनाथ मिलता है, तो उसे 1-2 दिन के लिए खुले आश्रय गृह में रखा जा सकता है, वहाँ पे समिति की मर्जी से। तो वहाँ आना और जाना कर सकते हैं खुला आश्रय गृह में। समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत संचालित सरकारी संस्थाओं में संप्रेषण गृह कितने हैं? संप्रेषण गृह जो सुधार गृह के रूप में जाना जाता है, जहाँ बच्चों को एक प्रोविजनल पीरियड पर रखा जाता है, कितने हैं इसमें? मध्य प्रदेश में 18 संप्रेषण गृह हैं। एक बार इसको पढ़ लो पूरा। समेकित बाल संरक्षण योजना ICPS कब आरंभ हुई? 2009-10 में आरंभ हुई। 142 प्रकार के गृह इसमें संचालित हैं। इनमें बच्चों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 30 शासकीय संस्थाएं हैं, जिसमें से 18 क्या हैं? संप्रेक्षण गृह हैं। 3 क्या हैं? विशेष गृह हैं। 3 क्या हैं? विशेष गृह हैं। 6 जो हैं वो बाल गृह हैं। बाल गृह कितने हैं? 6 हैं। बाल गृह कितने हैं? 6 हैं। 2 पश्चातवर्ती गृह हैं। 1 शिशु गृह, ये सरकारी वाला शिशु गृह, 1 शिशु गृह है। इस योजना के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को संरक्षण, सहायता और पुनर्वास दिया जाता है। और इस योजना के तहत जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समितियों का गठन भी किया जाता है। तो याद रखिएगा, जिला स्तर जिला बाल संरक्षण, या पूछेंगे कि बाल संरक्षण समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है, तो जिला स्तर पर किया जाता है। इसके अलावा मैंने अभी बताया 6 विशेष गृह हैं, 3 बाल गृह हैं। पश्चातवर्ती गृह में जब बच्चे आते हैं तो बच्चों को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है, उन्हें रोजगार सिखाया जाता है, ताकि वो अपने भावी जीवन में खुद से अपने पैरों पर खड़े हों और फिर कोई गलत काम ना करें। रेलवे बोर्ड, महिला बाल विकास मंत्रालय और जीवोदय समिति के सहयोग से, ये जीवोदय समिति जो है इटारसी में एक NGO है, तो रेलवे बोर्ड, महिला बाल विकास मंत्रालय और जीवोदय समिति के सहयोग से इटारसी में चाइल्ड हेल्प डेस्क नामक एक नई पहल की शुरुआत की गई है। क्या नाम है? चाइल्ड हेल्प डेस्क। मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता का विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ है? मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ 2015 में हुआ है। सामुदायिक नेतृत्व क्षमता लाड़ो अभियान जो है, लाड़ो अभियान जो मध्य प्रदेश में चल रहा है 2013 से, उसको मध्य प्रदेश कब में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? 2014 में। कब मिला है? 2014 में मिला है।
मैंने महिला बाल विकास की योजनाओं के करीब आपको 300 से 400 एमसीक्यू कराऊंगी वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आपने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया होगा तो वहाँ मैं ये सारे ट्रिक द्वारा याद करा चुकी हूँ, डेट पूरी ट्रिक द्वारा याद करा चुकी हूँ। जो लोग भी न्यू जुड़ रहे हैं उनको न्यू याद कराऊंगी ट्रिक से। तो जो लोग भी हमारा हम जीतेंगे बैच लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बहुत शानदार आउटस्टैंडिंग तैयारी करा रही हूँ, वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करेंगे आप। आपको एक जैसे कि आप अमेजन ऐप होती है या आप कोई भी ऑनलाइन ऐप खोलते हैं तो आपको जो सर्च करना रहता है वो चीज़ आपको मिल जाती है। ऐसे ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जिसमें हम आपको प्राइवेट चैनल है जिसमें हम ही आपको जोड़ सकते हैं। जब आपका पेमेंट आता है आपको उसमें कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, हर टॉपिक की आपको वहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, हर टॉपिक की वहाँ पे आपको थ्योरी मिल जाएगी। वहाँ डेली टेस्ट होता है, टेस्ट का टारगेट दिया जाता है, उसके बाद उसमें तैयारी कराई जाती है। बहुत शानदार तैयारी वहाँ पे कराई जा रही है। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं उसको परचेस कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से आप डाटा ढूंढ सकते हैं। जीवोदय समिति क्या है? इटारसी में स्थित एक एनजीओ है जीवोदय समिति। इसके अलावा रेबीज वायरस की बात की जाए तो रेबीज जो वायरस होता है जो कि कुत्ते के काटने से कुत्ते के में से आदमी को मिलता है, रेबीज वायरस के कारण रेबीज हो जाता है। इस वायरस का अगर नाम देखें तो इस वायरस का नाम लाइसा वायरस है। रेबीज वायरस को कौन सा वायरस बोलते हैं? रेबीज वायरस को लाइसा वायरस बोलते हैं। कौन सा? लाइसा वायरस रेबीज वायरस को बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? लाइसा वायरस इसको बोलते हैं। यह रेबिडोविरिडे परिवार का एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है। किसका है? रेबिडोविरिडे परिवार का एक न्यूरोट्रोपिक वायरस है। किसका है? रेबिडोविरिडे परिवार का है। किस परिवार का है? रेबिडोविरिडे परिवार का है ये। रेबिडोविरिडे परिवार का ये है, याद रखिएगा। किस परिवार का है ये? रेबिडोविरिडे परिवार का ये एक वायरस है। कौन सा? जो रेबीज वायरस है वो किस वायरस परिवार का है? वो रेबिडो वायरस परिवार का एक हिस्सा है। रेबीज एक घातक बीमारी होती है। रेबीज किसको प्रभावित करती है? मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करती है। आपसे पूछ सकते हैं कि रेबीज किसको प्रभावित करती है? मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसके अलावा मांसपेशियों में अगर दर्द होता है तो उस टर्म को क्या बोलते हैं? मांसपेशियों में दर्द को मायालजिया बोला जाता है। मांसपेशियों में दर्द को क्या बोलते हैं? मायालजिया बोलते हैं। अगर जोड़ों में दर्द होता है तो उसको आर्थोपेडिया वाले रोग चिकित्सक को दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्थोल्जिया। मांस से याद रखना मायोजिया, मायोजिया। ठीक है, जोड़ों से याद रखना ऑर्थोलेजिया। इसके अलावा यदि कम ऑक्सीजन के कारण ओठों और उंगलियों में नीलापन आ जाता है, शरीर को जैसे ऊपर पहुंच गए जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ अगर पूछ गए तो एक हाथ ओठों और उंगलियों में नीलापन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं साइनोसिस। क्या बोलते हैं उसको? साइनोसिस बोलते हैं। साइनोसिस में क्या होता है? कम ऑक्सीजन के कारण ओठों और उंगलियों पर नीलापन सा छा जाता है। अगर शरीर में तीव्र श्वसन दर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तीव्र श्वसन दर को टेचीपनिया कहते हैं। टेचीपनिया, तीव्र श्वसन दर हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? टेचीपनिया बोलते हैं। और तेज हृदय गति हो जाती है, मतलब 100 से अगर ज़्यादा हृदय गति हो जाती है उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं अगर तेज हृदय गति हो जाती है। जबकि सांस लेने में तकलीफ को क्या बोलते हैं? यदि सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो उसको बोलते हैं डिस्पेनिया। डिस्पेनिया क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ को डिस्पेनिया बोलते हैं। अगला है गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का जो त्रिविमीय सिद्धांत दिया है वो गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। अगला क्वेश्चन है जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं? जैसे कि इंटीग्रेटेड सर्किट होती है आईसी, ये तीसरी पीढ़ी की होता है। वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो पहली पीढ़ी का होता है। ट्रांजिस्टर जो होता है दूसरी पीढ़ी का होता है। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के होते हैं? चौथी पीढ़ी के होते हैं। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो पियाजे ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बांटी है, तीसरी जो अवस्था होती है उसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। इसमें बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं का मतलब तर्क करने लगता है। तो आपसे पूछेंगे किस अवस्था में बच्चा जो होता है तार्किक रूप से वस्तुओं का चिंतन करने लगता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। अगला है विटामिन डी की रोज की मात्रा क्या है? देखो ये 300 से 400 इंटरनेशनल यूनिट ये 2010 की आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार है। लेकिन 2020 की आईसीएमआर रिपोर्ट के अनुसार 600 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन विटामिन डी का चाहिए है व्यक्ति को। चाहे सामान्य पुरुष हो, चाहे सामान्य महिला हो, चाहे गर्भवती हो, चाहे धात्री महिला हो, चाहे बच्चा हो जो 16 से 18 साल का हो,
सारे लोगों को 600 इंटरनेशनल यूनिट ही विटामिन डी की चाहिए है। विटामिन डी की कितनी मात्रा चाहिए है? 600 इंटरनेशनल यूनिट ही उनको चाहिए होता है। याद रखिएगा, आईसीएमआर 2020 के अनुसार 600 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी चाहिए होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्रिटेनिज्म नामक रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। इससे बौनापन भी हो जाता है। वो ये क्वेश्चन आया था कि किस तत्व की कमी से बौनापन होता है, 2017 में आया था। तो आयोडीन की कमी से व्यक्ति बौना हो जाता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि यदि आपको किसी भी बच्चे को, अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी महिला को गैर कानूनी तरीके से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, यदि किसी महिला को या बच्चे को गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाया जाएगा तो सरकार उसका विरोध करेगी। यदि बच्चे को गैर कानूनी तरीके से बाहर ले जाया जाएगा तो क्या होगा? तो उसका सरकार क्या करेगी? विरोध करेगी। यदि महिला को या किसी बच्चे को, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत। शराब, जो व्यक्ति शराब पीता है उसका कौन सा अंग सबसे पहले नष्ट हो जाता है? उसका यकृत होता है या लीवर होता है, वो सबसे पहले नष्ट हो जाता है। यकृत की बात करें तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतः स्नावी ग्रंथि है और मानव का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। पहला अंग त्वचा है और दूसरा यकृत है। इसका वजन 1 से 1.5 किलो होता है। शरीर में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन पाए जाते हैं। अल्फा इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, इम्यूनोग्लोबिन बीटा, गामा, इम्यूनोग्लोबिन एम, इस प्रकार से इम्यूनोग्लोबिन ई, आईजीई, इस प्रकार जो एंटीबॉडी बनाते हैं, इस प्रकार से 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबिन शरीर में पाए जाते हैं। मैप्राकिन एवं पैल्यूड्रिन किसके उपचार में दिए जाते हैं? तो मैप्राकिन और पैल्यूड्रिन जो होते हैं वो मलेरिया के उपचार में दिए जाते हैं। मैप्राकिन और पैल्यूड्रिन किसके उपचार में दिए जाते हैं? मलेरिया जिसकी खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है। 1953 पे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और 1958 से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जो है पूरे भारत में चल रहा है। इसके अलावा 2027 तक मलेरिया को उन्मूलन करने का लक्ष्य भी रखा गया है। प्रथम कंप्यूटर डाकघर कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में है। पहला कंप्यूटर निजी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ पर है? कंप्यूटर जो आरक्षण पद्धति है वो नई दिल्ली में है। कंप्यूटर आरक्षण पद्धति कहाँ पर है? तो कंप्यूटर जो आरक्षण पद्धति है वो नई दिल्ली में है। कहाँ पे है कंप्यूटर आरक्षण पद्धति? कंप्यूटर आरक्षण पद्धति को नई दिल्ली में बनाया गया है। भारत कंप्यूटर में किस स्थान पर है? भारत कंप्यूटर में 19वें स्थान पर है। कितने? 19वें स्थान पर। नई कंप्यूटर नीति कब बनी थी? नई कंप्यूटर नीति 1984 में बनी थी। कंप्यूटर के भी 7 क्वेश्चन आएंगे और इसी प्रकार के बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर में आते हैं। तो पहला कंप्यूटर कब बना था, कब लाया गया था भारत में? तो बेंगलोर में डाकघर में, मतलब सबसे पहले किस डाकघर में लाया गया था? तो बेंगलोर की डाकघर में लाया था 16 अगस्त 1986 को। माइक्रो प्रोसेसर को किस नाम से बेचा जाता है? पेंटियम के नाम से माइक्रो प्रोसेसर को बेचा जाता है। इंटेल का आधुनिक प्रोसेसर पेंटियम 4 है। इंटेल का आधुनिक माइक्रो प्रोसेसर क्या है? पेंटियम 4 है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, 3 सदस्य होते हैं। इस प्रकार से सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग में। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1998 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। धात्री माँ योजना क्या है? धात्री माँ योजना जो है इसमें अनाथ बालकों को शिक्षा दी जाती है। धात्री माँ योजना में किसको? अनाथ बालकों को शिक्षा दी जाती है। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास संचालनालय का गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था और 1988 से इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है? वैसे तो जो अभी वर्तमान का जो डाटा है तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 400 से 800 की जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र होता है, जबकि जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 300 से 800 की जनसंख्या पर एक केंद्र होता है आंगनवाड़ी। मिनी आंगनवाड़ी की बात करते हैं तो 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में होता है और 150 से 300 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनवाड़ी केंद्र आदिवासी क्षेत्रों में होता है। लेकिन ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। अगर यहाँ पे ऑप्शन 800 तक आएगा, 400 से 800, तो ऑप्शन वही होगा। लेकिन अगर 1000 आता है, उसका 2000 आता है तो आंसर आपका 1000 होगा।
किशोरी शक्ति योजना मध्य प्रदेश की 336 बाल विकास परियोजना से संबंधित है। ये किशोरी शक्ति योजना को 1991 में जो है आईसीडीएस में शामिल किया गया था। आईसीडीएस में कब शामिल किया था इसको, किशोरी योजना को 1991 में शामिल किया था। आईसीडीएस के पूरे फैक्ट, आईसीडीएस कब आई, फिर उसको बंद भी कर दिया था, फिर कब चालू किया था, कहाँ से आरंभ हुई, केरल से आरंभ हुई थी आईसीडीएस योजना, सारे फैक्ट इसके आईसीडीएस के मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं। प्लेलिस्ट में उसकी लिंक मैं डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो देख लीजिएगा। आंगनवाड़ी में खिलौनों को खरीदने के लिए हर साल एक आंगनवाड़ी में कितने रुपए देने का प्रावधान है। तो आंगनवाड़ी में खिलौनों को खरीदने के लिए हर साल एक आंगनवाड़ी में 500 रुपये देने का प्रावधान है। मतलब आंगनवाड़ी में 500 रुपये खिलौने के लिए दिया जाता है। हीमोफीलिया का कारण क्या होता है। हीमोफीलिया जो राजघराने होते हैं उनमें हीमोफीलिया होता है। तो क्या कारण होता है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी। क्या हो जाती है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी हीमोफीलिया में हो जाती है। महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश में कब बना था, 15 अगस्त 1988 में महिला बाल विकास विभाग बना था, जबकि ये भारत में बना था 1985 में। और मध्य प्रदेश में कब बना था, 1988 में बना था। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है, निर्मला भूरिया मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री हैं। कौन है, निर्मला भूरिया, जबकि भारत की अन्नपूर्णा देवी हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में मेडिसिन किट के लिए कितनी राशि दी जाती है। देखो, खिलौने के लिए 500 रुपये की राशि दी जाती है और मेडिसिन किट के लिए कितनी दी जाती है, 600 रुपये की राशि दी जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों में एक संचालन के लिए एक मातृ समिति गठित होती है। उस मातृ समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो जो मातृ समिति गठित होती है आंगनवाड़ी केंद्रों में, उसमें 8 सदस्य होते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन सी समिति गठित होती है, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मातृ समिति गठित होती है, कितने सदस्य होते हैं, 8 सदस्य। आंगनवाड़ी केंद्र कितने बजे खुलते हैं, 9 बजे आंगनवाड़ी केंद्र खुलते हैं। कौन सा जो कवक होता है वो निद्रा रोग उत्पन्न करता है, ट्रिप्नोसोमा नामक एक कवक जो होता है वो निद्रा रोग उत्पन्न करता है। शारीरिक श्रम करने वाले को कितनी कैलोरी चाहिए, 3600 चाहिए है। 2700 कैलोरी से ये पुरुषों के लिए स्टार्ट होती है, सामान्य जो काम करते हैं, और महिलाओं के लिए 1600 कैलोरी से स्टार्ट होती है, जो साधारण काम करती हैं महिलाएं। एक बार धड़कने के लिए दिल को कितना समय लगता है। दिल जब एक बार धड़कता है तो उसको 0.1 सेकेंड लगता है, जबकि प्रति मिनट ये 16 से 18 बार ये धड़कता है। और कितना समय लगता है दिल को, 0.8 सेकेंड लगता है। अमीबा और मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। अमीबा और मलेरिया के जो परजीवी होते हैं वो प्रोटोजोआ की श्रेणी में आते हैं। किसके, प्रोटोजोआ। मलेरिया जो है प्रोटोजोअन द्वारा होने वाली बीमारी है। जन्म दिवस 1 से 6 साल तक के मनाया जाता है आंगनवाड़ी केंद्रों में, और ये चौथे जो मंगलवार होता है उसको मनाया जाता है। आंगनवाड़ी के सारे मंगलवार दोबारा अपडेट हुए हैं, जो पहले जो बनते थे उससे अब दोबारा अपडेट हो चुके हैं पूरे। तो पूरे जो है, जैसे कि पहले किशोरी दिवस मनाया जाता था, इस प्रकार से पहले हर जो मंगल दिवस है वो चेंज हो गए हैं। अब 5वें पे लालिमा दिवस मनाने लगे हैं। तो ये सारे जो आंगनवाड़ी अपडेट हुए हैं उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। रील्स के माध्यम से आप बहुत सारे एडवांस लेवल के एमसीक्यू याद कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आकांक्षा 1957, यहाँ पर आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में सर्चिंग में जाके आप जाएंगे, आकांक्षा 1957 सर्च करेंगे तो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा नंबर है 6260190944। यहीं पर ही आप मेरा ऑनलाइन बैच भी ले सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बैच में बहुत शानदार तैयारी कराई जा रही है, हर टॉपिक, हर एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। मैं आपको ले चलती हूँ कि देखो, जो हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप है उसमें आपको जो हमारा ऑनलाइन बैच है वो किसी एप्लीकेशन पर नहीं होता है, सारा का सारा जो होता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको 2 टेलीग्राम मिलते हैं और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ऐसे 1000 क्वेश्चन वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा 3000 एमसीक्यू हैं, हर टॉपिक के वहाँ पे एमसीक्यू है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू, जिसके बाहर आपको एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। सारे अधिनियम के थ्योरी मिल जाएगी, सारे अधिनियम के एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारी योजनाएं मिल जाएंगी,
प्रबंधन का सारा टॉपिक बहुत ईजी लैंग्वेज में मिल जाएगा। सब वीडियो लेक्चर ट्रिक के माध्यम से, छोटे छोटे से जो टॉपिक होते हैं याद नहीं होते हैं, भूल जाते हो, अधिनियम की धाराएं याद नहीं होती, योजनाओं की डेट याद नहीं होती हैं, रोगों की उष्मायन अवधि याद नहीं होती, कौन सा रोग किस कारण से होता है ये याद नहीं होता है, तो ये सारा हम ट्रिक द्वारा करवा रहे हैं। इसके अलावा ICMR रिपोर्ट भी आपको ट्रिक द्वारा करवाई जा रही है। क्या क्या मिलने वाला है आपको, देखो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 MCQ मिलेंगे। ऐसे ही 1040 MCQ आपको शिशु पूर्व स्कूल पूर्व देखभाल के मिलेंगे। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप लोग अभी वो बाल विकास में वर्ग 3 और वर्ग 2 का पढ़ने भिड़े हैं, वो उसमें बिल्कुल नहीं आना है। पिछली बार के पेपर देख लो, उस टॉपिक से कुछ भी नहीं आया है। ये सारा सब कुछ आपको हमारा 799 में ये पैकेज मिल रहा है, जिसमें 2 टेलीग्राम, 1 व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहे हैं। इस प्रकार से ये पूरा टॉपिक रहता है। तो ये सारा अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। एक ही जगह पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा, एक ही जगह पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, मैं आपको ले चलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा आपको इस तरह से हमारा ये हम जीतेंगे बैच नाम से मिलेगा। ये इस प्रकार से हम जीतेंगे बैच, इसमें आप नहीं जोड़ सकते, इसमें मैं ही आपको जोड़ूंगी। इसमें देखिए कैसे आप देख सकते हैं। देखिए ये मैंने अभी ये अधिनियम दिया है, अभी आज ही दिया है बच्चों को B89 का, जिसका कल टेस्ट है, जिसमें स्त्री अशिष्ट अरूपण अधिनियम जो है, देखिए इस प्रकार से पूरा का पूरा बहुत ईजी लैंग्वेज में कवर किया गया है। इसके अलावा आप दूसरा अधिनियम जो मैंने भेजा है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम भेजा है। इसके अलावा ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है। ये महिलाओं का जो विश्व स्तर सम्मेलन है ये पहुंचाया है। ये बाल संरक्षण आयोग का PDF है। इसके अलावा देखिए जो 10 जनवरी को टेस्ट होना है, वो टेस्ट के टॉपिक देखिए, ये टॉपिक दिए गए हैं, इनके MCQ दिए जाएंगे, इनकी थ्योरी दी जाएगी और फिर इनका टेस्ट होगा। इसके अलावा PDF आप किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे, आप माई फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे। माई फाइल में देखिए आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। जैसे कि देखिए अनैतिक व्यापार अधिनियम है 1956, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। ये सारे अधिनियम बहुत इजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो ये अधिनियम मैंने खोला है, अब देख सकते हैं आप इस प्रकार से। देखिए हैंड रिटन कितनी इजी लैंग्वेज में ये सारे अधिनियम लिखे हुए हैं। कुल धारा कितनी है, कितने भारत में लागू है, परिभाषाएं कैसी हैं, 2A में किसकी परिभाषा है, 2B में बालक की परिभाषा है। इस प्रकार ये तो हो गया अधिनियम वाली बात हो गई। अब हम बात करते हैं जैसे कोई और कठिन टॉपिक देख लीजिए। ये पोषण का वॉल्यूम, पूरे पोषण की, इसमें पूरा का पूरा वॉल्यूम 1 में पूरा पोषण बताया गया है। इसके अलावा ये एमनियोटिक द्रव की PDF है, इसमें पूरा का पूरा एमनियोटिक द्रव के, इसमें पूरे क्वेश्चन कंप्लीट है एमनियोटिक द्रव के, देख सकते हैं आप इस प्रकार से MCQ रूप में। ये एमनियोटिक द्रव के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट है। एमनियोटिक द्रव क्या होता है, उसका एमनियोटिक द्रव का pH क्या होता है, योनि का pH क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। सब पूरी गर्भावस्था के और हर टॉपिक के मैं आपको MCQ इतने सारे कवर करवा दूंगी कि सारे, देखो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 प्रश्न, इसमें मैंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 प्रश्न कवर किए हैं, देख सकते हैं। जैसे कि विकलांग संस्थान कहाँ पर है, प्रतिभाशाली बालकों में, बच्चों में कौन सी विशेषता लागू नहीं होती है, क्रो एंड क्रो के अनुसार बुद्धि लब्धि कितनी होती है। इस प्रकार से ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का ये देखो, ये ICDS का MCQ है, ये प्रतिरक्षा के प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य, पाई चार्ट, कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न, ये देखिए ये सक्षम 2.0 आंगनवाड़ी योजना, इसके करीब इसमें 70 MCQ डले हुए हैं। समावेशी शिक्षा के 185 प्रश्न है। पूरा का पूरा जो पैकेज है इसमें सारे, इसमें प्लेसेंटा से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये टीका के प्रकार क्या होते हैं, कौन सा सक्रिय होता है, कौन सा मृत होता है, कहाँ कहाँ पे रखे जाते हैं टीके, ये पूरा आंगनवाड़ी मंगल दिवस का चार्ट है कि कौन सी दिन में कौन सी आंगनवाड़ी मंगाई जाती है। जैसे कि प्रथम दिवस मंगलवार पर सुपोषण दिवस मनाया जाता है पहली आंगनवाड़ी पे, दूसरी जो मंगल दिवस होता है उसमें गोद भराई बनाई जाती है। इस प्रकार से पूरे मंगल दिवस कराए हैं ये। इसके अलावा ये तीसरा मंगल दिवस है, इसमें तीसरे में अन्नप्राशन होता है, चौथे मंगल दिवस में जन्म दिवस होता है, पांचवा जो होता है लालिमा दिवस होता है, इसमें आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है ये मंगल दिवस को बताया। इस प्रकार आप देख सकते हैं सारे, देखो ये ICMR रिपोर्ट पार्ट 3 है, ये प्रैक्टिस सेट 26 है, कम से कम 27 तो सुपरवाइजर के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डले हुए हैं। ये पिछड़े बालक, मंदबुद्धि बालक वर्गीकरण, पिछड़े बालक वर्गीकरण, इसके अलावा ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, महिला सुपरवाइजर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2017 के पेपर एरिक्सन का टॉपिक है ये पूरा।
ये बाल विकास के 1040 MCQ हैं। अब देख सकते हैं ये पूरा नवजात रिफ्लेक्स है। नवजात में रिफ्लेक्स होता है वो कितने कितने प्रकार का होता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, ये प्रबंधन का टॉपिक है, जैसे कि संप्रेषण, संचार, कम्युनिकेशन, सामुदायिक संगठन, मोबिलाइजेशन। इस प्रकार से ये कंप्यूटर का पार्ट आ गया। ये प्रोटीन की ICMR ट्रिक बताई गई है। जितने भी ICMR के टॉपिक रहेंगे सारे यहाँ पे आपको ट्रिक द्वारा करवाए जा रहे हैं। सारे टॉपिक आप देखिए, ये प्रसव अवस्था के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये प्रसवकालीन अवस्था है, कंप्यूटर की पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, पॉक्सो अधिनियम है, थॉर्नडाइक है, ये बाल अवस्था देखिए सकते हैं आप। सारे के सारे विटामिन ए, कैल्शियम, इन कितनी कितनी मात्रा दी जाती है ICMR 2020 के अनुसार। बुद्धि लब्धि की यहाँ पे ट्रिक दी गई है, कैसे बुद्धि लब्धि याद करेंगे। इसके अलावा भ्रूण अवस्था से संबंधित करीब 50 MCQ हैं। गर्भावस्था में भ्रूण की लंबाई क्या होती है, ये देख सकते हैं आप। सारा का सारा पूरा का पूरा जो टला हुआ है। रोग खोज करता, हर रोगों के जो खोज करता है उनको भी ट्रिक द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप इसको याद कर सकते हैं। देखो मैं एक बार ओपन करके बता देती हूँ। देखिए ये इस प्रकार से रोगों की खोज करता है, किस प्रकार से कोई रोग होता है तो उसको कैसे याद कर सकते हो। जैसे कि DNA जेम्स वाटसन और किर्क ने दिया है, तो दाना बाट के जैम में डाल दिया। तो इस प्रकार से आप ट्रिक भी याद कर सकते हैं। और ये रोग और उनकी खोज करता है। ये देखिए ये पूरा बाल कानून और नीतियों का है। जितने भी बाल कानून बने हैं, बाल नीतियाँ बनी हैं, कहाँ पे कौन सा बाल कानून बना है, तो देखिए ये पूरे बाल कानून और नीतियों से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है वो किसके समान है, विधि के समक्ष सभी बालक समान। अनुच्छेद 15 ये पूरे बालक से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होते हैं ये सारे इसमें, ये बाल अधिकार के पूरे कानून हैं। ये बाल अधिकार से संबंधित नीतियां हैं, बाल अधिकार से संबंधित कार्यक्रम है, ये बाल अधिकार पर जो कन्वेंशन हुआ है वो है। इसके अलावा ये बाल अधिनियम, पेंसिल पोर्टल, अक्षम व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, कब बाल दिवस मनाया जाता है, ये अधिगम अक्षमता होती है कि अधिगम अक्षमता कौन सी होती है, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, ये मानव संसाधन 2000 पढ़े भारत कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके अलावा महिला बाल विकास मंत्रालय ने कब राष्ट्रीय योजना आरंभ की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारे टॉपिक कवर हैं। ये पॉक्सो अधिनियम है। इसके अलावा ये गैर संस्थागत देखभाल है, कितने यहाँ पे बाल गृह हैं, कितने शिशु गृह हैं, यूनिसेफ क्या होता है, ये यूनिसेफ को ट्रिक द्वारा याद कराया है 11 दिसंबर 1946। तो यूनिसेफ को कैसे याद रखोगे डेट, ये सारी ट्रिक द्वारा याद कराई है। जैसे कि यूनिसेफ का जो वर्ल्ड वेयर हाउस है वो डेनमार्क में है, तो ऐसे याद किया है कि बच्चों ने वर्ल्ड वेयर में मार्क बनाए हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने इस प्रकार से ट्रिक द्वारा याद करवाया है। ट्रिक द्वारा कोई भी चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाती है। पूरा ये किशोर न्याय अधिनियम है, पूरा किशोर न्याय अधिनियम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस किशोर न्याय अधिनियम में करीब 500 MCQ है। तो इस प्रकार से आपको देख सकते हैं ये बच्चों की संस्थागत देखभाल से संबंधित है, एड्स द्वारा होने वाली बीमारी है, गर्भवती महिला के प्रश्न है, पूरा का पूरा ये सारा का सारा मिडवाइफरी के क्वेश्चन है। सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। देखो योजना, आदिवासी योजना मिल जाएगी, योजनाओं की ट्रिक मिल जाएगी, सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। बस आपको सर्च करना है और पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सारे टॉपिक लेना चाहते हैं, सारे अधिनियम देखो आपको यहाँ बहुत ईजी लैंग्वेज में मिल जाएंगे। बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे अधिनियम है और सारे अधिनियम के थ्योरी भी पढ़ी हुई है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप MCQ पढ़ना चाहते हैं तो MCQ भी पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए ये घरेलू हिंसा अधिनियम के MCQ है, जो लोकसभा की स्वीकृति कब मिली, राज्यसभा की स्वीकृति कब मिली, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है प्रवर्तन में कब आया। इस प्रकार से MCQ भी डले हुए हैं, जिससे आप बहुत आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो और इनकी आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो ये मैं पढ़ा रही हूँ ना, अभी पढ़ा रही हूँ, इसकी PDF भी वहीं पर जाएगी। इसके करीब 1000 से 2000 क्वेश्चन है जो वहीं पर ही जाएंगे। तो जो भी लेना चाहता है, आप लोगों को क्या करना है, मुझे व्हाट्सअप करना है 6260190944 पर। आपको मुझे व्हाट्सअप करके बोलना है कि मैम हमको हम जीतेंगे बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट करके आपको 799 रुपये मुझे देना है। जैसे ही मेरे पास पेमेंट आएगा मैं आपको 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दूंगी, जहाँ आपकी तैयारी जो है स्टार्ट हो जाएगी।
अगला है बायोप्सी धमनियों से निकाले रक्त से की जाती है। बायोप्सी जो होती है, तो जो बायोप्सी की जाती है वो कैसे की जाती है, तो बायोप्सी कैसे की जाती है, धमनियों से जो रक्त निकालते हैं उससे बायोप्सी की जाती है। कैसे की जाती है, जो धमनियों से रक्त निकालते हैं उसमें ये की जाती है। किसी भी टिश्यू के लिए इसको किया जाता है और शरीर से ऊतक या कोशिकाओं का एक छोटा सा नमूना निकाल कर किया जाता है। नॉर्मल ये कैंसर हो गया हो, कोई संक्रमण हो गया हो, तो उसकी पुष्टि के लिए इसका पता लगाते हैं। पपीते में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, पपीते में मुख्यतः विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए की बात करें तो लगभग 900 जो माइक्रोग्राम विटामिन चाहिए रहता है एक आदमी को, 840 विटामिन माइक्रोग्राम चाहिए होता है एक सामान्य महिला को, जबकि लगभग 930 से 940 चाहिए होता है एक गर्भवती महिला को, और लगभग 870 से 900 चाहिए रहता है धात्री महिला को। इस प्रकार से विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। लॉकजा क्या होता है, लॉकजा टिटनेस बीमारी को लॉकजा बोलते हैं। इसमें मुंह खोलने में कठिनाई होती है। प्रजनन संबंधी सूचनाएं कहाँ एकत्रित होती हैं, डीएनए में प्रजनन संबंधी सूचनाएं एकत्रित होती हैं। डीएनए के द्वारा ही हम अगर कोई बच्चा है उसके पिता का नाम नहीं पता है तो डीएनए चेक के द्वारा ही कर सकते हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब आई है, 1977 में। देखो फ्रेंड, जैसे ये योजना आई है, अब आपको याद कैसे होगा कि 1977 में आई है, तो हम जो है उसको ट्रिक द्वारा याद करा देते हैं। जैसे कि अब आपको इसको याद कराना हो ट्रिक को, तो कैसे कराएंगे कि गांव में जब स्वास्थ्य खराब होता है तो बहुत ज़्यादा सताता है लोगों को। गांव में जब बहुत स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या होता है, सताता है। तो 77 से क्या हो जाएगा, सताना। तो ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का क्या हो जाएगा, 1977। स्वास्थ्य आता है तो बहुत ज़्यादा सताता है। राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना कब आई थी, राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना अप्रैल 1995 में आई थी। राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना कब आई थी, तो राष्ट्रीय जो पोषण कार्य योजना आई थी वो कब आई थी, वो 1995 में राष्ट्रीय पोषण कार्य योजना आई थी। हैजा कहाँ से किस पानी से नहीं होता है, जो हैजा होता है उसको किस प्रकार के पानी से हैजा नहीं होता है, हैजा छिछले पानियों से नहीं होता है। हैजा किस पानी से नहीं होता है, हैजा जो होता है उसको छिछले पानी से हैजा को नहीं हैजा छिछले पानी से नहीं होता है। ऊपर जो पानी फैले होता है हैजा उससे होता है, दूषित पानी से होता है हैजा। स्तनियों में जो गर्भाधान होता है वो कहाँ पे होता है, डिंब वाहिनी में होता है। कहाँ पे, डिंब वाहिनी या फलोपियन नलिका में होता है, और फलोपियन नलिका का एक भाग होता है एम्पुला, वहाँ पर ये गर्भाधान होता है। डिप्थीरिया का जो टीका होता है, डिप्थीरिया जिसको हम गलघोंटू भी बोलते हैं, डिप्थीरिया जो होता है कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया, मतलब एक बैक्टीरिया के कारण होता है। डिप्थीरिया के परीक्षण के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। कौन सा किया जाता है, डिप्थीरिया के परीक्षण के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। और डिप्थीरिया के टीके में इरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इरिथ्रोमाइसिन। अकल की जो दाढ़ होती है वो कितनी कब आती है, अकल की दाढ़ 3 से 40 साल में आती है। इसको ज्ञान की दाढ़ भी बोलते हैं। सबसे पीछे की साइड ये होती है। और सबसे पहले जो दांत आते हैं वो कौन से आते हैं, क्रंदक दांत जो होते हैं वो सबसे पहले आते हैं। कैनाइन दांत जो हम इनको बोलते हैं, कतरने का काम ये करते हैं। मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने होते हैं, मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्र चवर्णक दांत होते हैं। चवर्णक दांतों की संख्या 12 होती है, अग्र चवर्णक दांतों की संख्या 8 होती है, कृंतक की 2 होती है, रदनक की 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, पालना घर जो बनाए जाते हैं, जो झूला घर टाइप के होते हैं, जहाँ पर महिला जो कामकाजी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों को रख देती हैं, तो ये पालना घर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, पालना घर जो होते हैं केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्रालय द्वारा बनाए जाते हैं। पालना घर किसके द्वारा बनाए जाते हैं, जो पालना घर होते हैं वो केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा बनाए जाते हैं। मैं दांत की आपको बात बता रही थी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो कृंतक, रदनक, प्रीमोलर और मोलर होते हैं। ये दांत जो होते हैं, 2 दांतों का बात करें तो 2 प्रकार के दांत व्यक्ति के जीवन में आते हैं। एक तो शुरू में होते हैं दूध के दांत होते हैं, जिनको 20 दांत होते हैं, जो अस्थायी दांत होते हैं, वो समय आने पर एक बार से गिर जाते हैं। ठीक है, बात की जाए अगर हम कृंतक दांत की, तो कृंतक दांत कितने होते हैं, कृंतक दांत जो होते हैं 4 दांत ऊपरी जबड़े में होते हैं, 4 दांत निचले जबड़े में होते हैं, इसलिए कृंतक कितने होते हैं, 8 होते हैं। रदनक की बात की जाए तो रदनक का जो होता है फाड़ने पकड़ने में इस्तेमाल होता है, तो रदनक जो होते हैं वो 4 होते हैं। रदनक कितने होते हैं,
4 होते हैं, जबकि अगर हम बात करें अग्र चवर्णक की तो वो भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। और चवर्णक की बात की जाए तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो ये 12 होते हैं। इस प्रकार से ये पूरे दांत होते हैं। 8 और 8 16, 16 4 20 और 12 32। 8 8 चवर्णक जो होते हैं, सॉरी अग्र चवर्णक जो होते हैं वो भी 8 होते हैं, और जो कृंतक होते हैं वो भी 8 होते हैं। इसके अलावा रदनक 4 होते हैं बाकी, और चवर्णक होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। एक पालना घर कार्यक्रम में कितने बच्चे होते हैं? पालना घर जो होता है केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। तो जो पालना घर होते हैं वो एक पालना घर में कितने मतलब बच्चे हो सकते हैं? एक पालना घर जो होता है उसमें लगभग कितने बच्चे हो सकते हैं? तो एक पालना घर में लगभग 25 बच्चे हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 25 बच्चे एक पालना घर में हो सकते हैं। स्वशक्ति योजना की क्या करती है? स्वशक्ति जो योजना होती है महिला उद्यमियों को, स्वशक्ति योजना क्या करती है? महिला उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराती है। स्वशक्ति योजना क्या करती है? स्वशक्ति जो योजना होती है महिला उद्यमियों को एक बाजार उपलब्ध कराती है स्वशक्ति योजना। ये विश्व बैंक और भारत सरकार रूप से द्वारा वित्त पोषित होती है, और महिला जो ज़रूरतमंद महिलाओं के बीच एक स्वरोजगार की भावना पैदा करती है। जैसे कि इसके तहत सिलाई कढ़ाई पेपर बैग ये सारी चीज़ें महिलाओं को सिखाई जाती है। झूला घर संचालन के लिए क्या कौन से मतलब पैसा कौन देगा? तो एक राजकीय शिशु निधि संस्थान की स्थापना की जाती है। राजकीय शिशु निधि की स्थापना की जाती है झूला घर के संचालन के लिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना जब आई थी, 7वीं जब पंचवर्षीय योजना जब आई थी उसमें रोजगार महिला कार्यक्रमों की सहायता योजना आई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो पंचवर्षीय योजना वाला इंपॉर्टेंट ही होता है, उसमें उसकी उस जबकि उसमें कौन आ गई? महिलाओं के लिए बात आ गई। तो ये याद रखना कि किस योजना में महिला कार्यक्रमों के लिए एक सहायता योजना स्टेप लागू की गई थी? 7वीं योजना में की गई। 7वीं योजना कब से कब तक थी? 7वीं योजना 1985 से 1990 तक आई थी। कब से? 1985 से 1990 तक आई थी 7वीं योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना, कुल कितनी पंचवर्षीय योजना हुई थी? 12 पंचवर्षीय योजना अब तक हो चुकी हैं। और 7वीं योजना रोजगार महिला कार्यक्रमों की सहायता के लिए लाई गई थी। डायबिटीज जो मेलिटस होता है, डायबिटीज जो मेलिटस होता है वो किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन कहाँ से बनता है? इंसुलिन अग्नाशय से बनता है। अग्नाशय जो होता है 3 प्रकार की कोशिकाएं बनाता है। एक तो होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो इंसुलिन का उत्पादन करती हैं, और जो अल्फा कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकागॉन का स्नावन करती हैं, और जो गामा कोशिकाएं होती हैं वो सोमेटोट्रोपिन का स्नावन करती हैं। जो बीटा कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? इंसुलिन का स्नावन करती हैं, मतलब ग्लूकोज को कंट्रोल करती हैं, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती हैं। और जो ये जो अल्फा जो होती है ग्लूकेगॉन जो होता है, ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है। लेकिन यदि अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकोज जो होगा वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा, जिससे ब्लड में शुगर की मात्रा जो होगी ज़्यादा हो जाएगी। टाइलिन क्या होता है? टाइलिन एक लार ग्रंथि में पाया जाने वाला एंजाइम है। लार ग्रंथि में ये पाया जाता है। 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती हैं मनुष्य में, जो मुख में पाई जाती हैं लार ग्रंथि होती है। एक तो पैरोटिड ग्रंथि होती है, एक होती है अग्रमोगुलर ग्रंथि होती है जो कि आगे की तरफ पाई जाती है। और जो पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में जो लार को सीक्रेट करती है, और ये सबसे बड़ी होती है। कान के नीचे ये पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। अगला है एमाइलेज कहाँ होता है? एमाइलेज लार में एंजाइम होता है। एमाइलेज 2 अग्नाशय में भी पाया जाता है और लार में भी पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाने का काम करते हैं। 30% स्टार्च को ये पचाकर माल्टोज में बदल देता है। 30 से 50% पचाता है और 30% स्टार्च को पचाकर ये माल्टोज में बदल देता है। याद रखिएगा एमाइलेज कहाँ पे पाया जाता है? तो एमाइलेज जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? एमाइलेज कहाँ पे पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और लार के अलावा ये कहाँ पाया जाता है? लार के अलावा ये अग्नाशय में भी पाया जाता है। इसके अलावा लार ग्रंथि कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती है। एक तो पैरोटिड ग्रंथि होती है, एक सबमंडिबुलर होती है, और एक सबलिंगुअल होती है। पैरोटिड ग्रंथियाँ कान के नीचे पाई जाती हैं और मुंह का लगभग लार का लगभग 25% हिस्सा बनाती हैं।
और जो सबमैंडिबुलर ग्रंथि होती हैं ये जबड़े के नीचे होती हैं। ये लार का स्नाप 70% बनाती हैं, लेकिन उतना सीक्रेट नहीं कर पाती हैं। सबलिंगुअल जो ग्रंथि होती हैं वो सबसे कम लार बनाती हैं, 5% लार ही बनाती हैं। निराश्रित बाल गृह जो योजना होती है वह महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा कितने रुपए निराश्रित बच्चों को दिए जाते हैं? 250 रुपये दिए जाते हैं निराश्रित बच्चों को। बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में बच्चों को प्रतिदिन कितने घंटे रखा जाता है? बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र में बच्चों को 4 घंटे रखते हैं। कितने घंटे? 4 घंटे रखते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी 6 बालवाड़ियाँ हैं? मध्य प्रदेश में वर्तमान में 6 बालवाड़ी हैं। कितनी है? 6 बालवाड़ी वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। खसरा रोग, देखो खसरा रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है, रुबेला वायरस के कारण होता है। और डिप्थीरिया जो होता है कोरोनाबैक्टीरियम डिप्थीरिया के एक जीवाणु द्वारा होता है। अगला है बालिका समृद्धि योजना कब आई थी? बालिका समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1997 को आई थी। कब आई थी? 2 अक्टूबर 1997 को आई थी। एक सुकन्या समृद्धि योजना आई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में आई थी, जबकि बालिका समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1997 में आई थी। इन्फ्लुएंजा किसके? तो इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा फैलता है, जल द्वारा इन्फ्लुएंजा नहीं फैलता। पील पाँव जो क्यूलेक्स मकपील पाँव जिसको हम फाइलेरिया भी बोलते हैं, 1955 से इसके उन्मूलन के लिए कार्यक्रम चल रहा है। हाथी पाँव भी इसको बोला जाता है। किसके कारण होता है? क्यूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? दूषित भोजन और दूषित पानी द्वारा फैलता है। अशुद्ध जल से हैजा होता है। हैजा जो होता है जिसमें लूज मोशन हो जाते हैं, किसके कारण होता है? अशुद्ध जल से होता है। शुद्ध जल में चमक होती है, किसके कारण होती है? शुद्ध जल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण उसमें चमक होती है। कुएं के पानी में शुद्धिकरण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कुएं के पानी में शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तपेदिक जो होता है, तपेदिक जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये हो जाता है और इसके लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है? मॉन्टेक्स परीक्षण इसके लिए किया जाता है। 1992-93 से क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चल रहा है और ये वायु में जीवाणु द्वारा फैलता है। राष्ट्रीय संक्रामक रोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय संक्रामक रोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है वहाँ पर राष्ट्रीय संक्रामक रोग का क्षेत्रीय कार्यालय है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर देता है। कौन सा तत्व ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर सकता है? तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता को कम कर सकता है। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस करती है? ऑक्सीजन करती है। मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है? मनुष्य 1 मिनट में 12 से 18 बार सांस लेता है। ये ऑप्शन में 16 से 18 बार भी आ सकता है, तो इतना बार सांस मनुष्य लेता है। गांव की बेटी योजना का लाभ किसको होता है? गांव की लड़कियों को ही होता है। जो गांव की बेटी योजना जो आती है, गांव की बेटी योजना किसके लिए लाभ होता है? ग्रामीण लड़कियों के लिए ये लाभ होता है। और इसमें 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने वाली छात्राओं को हर महीने 500 रुपये की दर से 10 महीने तक छात्रवृत्ति दी जाती है, मतलब 5,000 रुपये दिए जाते हैं। 12वीं में कम से कम 60% अंक लाना इसमें ज़रूरी होता है। आपसे पूछें तो स्पेशल ये किसके लिए डिज़ाइन की गई है? तो गांव की महिलाओं के लिए, गांव की बेटियों के लिए ही ये आरंभ की गई है। कब की गई है? किसके लिए आरंभ की गई है? ये गांव की जो बेटी होती हैं उसके लिए ही ये आरंभ की गई है। और ये मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। ये भी याद रखना। गांव की बेटी योजना किसके द्वारा संचालित है? उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। 2005 में ये आरंभ की गई थी। किसके द्वारा संचालित है? उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत रहता है? 0.03% और ऑक्सीजन का कितना रहता है? सर्वाधिक रहता है 78%। किशोरी शक्ति योजना जो कि 1991 में ICDS योजना में शामिल की गई थी, इसमें कितनी उम्र की महिलाएं पात्र हैं? 11 से 18 वर्ष की लड़कियां इसके अंतर्गत पात्र हैं। मध्य प्रदेश में दृष्टिहीन कार्यक्रम जो चल रहा है वो किसकी सहायता से चल रहा है? विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। दृष्टिहीन संस्थान की बात करें तो वो देहरादून में है। ब्रेल लिपि इनके लिए बनाई गई है। लगभग 1930 से भारत में ये चल रही है ब्रेल लिपि।
और दृष्टिहीन कार्यक्रम का जो अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो चल रहा है मध्य प्रदेश में, भारत में चल रहा है, 1976 में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो दृष्टिहीन कार्यक्रम चल रहा है वो किसकी सहायता से चल रहा है? विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। कुकर खांसी किसके कारण होती है? कुकर खांसी एक पर्टूसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होती है। पर कुकर खांसी को 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं और कुकर खांसी को हिंसक खांसी भी बोलते हैं। 100 दिन की खांसी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको? हिंसक खांसी भी बोलते हैं। इसके कारण एक वैक्सीन दी जाती है डीपीटी की, जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस की वैक्सीन, इसी के कुकर खांसी के लिए दी जाती है। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? डेंगू ज्वर में प्लेटलेट की जो होती है कमी हो जाती है और डेंगू ज्वर जो होता है एक एडीज मच्छर होता है, उसके कारण ये होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो प्रथम चिकित्सा अधिकारी या प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रमुख होता है। स्वास्थ्यकर्ता पहली बार लोगों को कहाँ पे मिलते हैं? उनके घर में मिलते हैं। एक सामुदायिक विकास खंड जो होता है वो कितनी आबादी पे होता है? 10,000 की आबादी पे होता है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं 2 से 3,000 की आबादी पर होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर होते हैं? एक होता है प्राथमिक होता है, फिर सामुदायिक होता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बात की जाए तो 30,000 की आबादी पर होते हैं। पहाड़ी जनजाति क्षेत्रों में 20,000 की आबादी पर होते हैं और शहरी क्षेत्रों में 50,000 की आबादी पर होते हैं। कौन से? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इनका उद्देश्य क्या होता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जो छोटी छोटी जगह होते हैं, छोटे छोटे शहरों को एक सही तरीके से सारी चीज़ें उपलब्ध करवाना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्देश्य होता है। एक उपकेंद्र भी होते हैं। उपकेंद्र जो होते हैं वो 5,000 मैदानी क्षेत्रों में स्थित होते हैं, जिनकी जनसंख्या 5,000 मैदानी क्षेत्रों में हो और 3,000 पहाड़ी क्षेत्रों में हो, वहाँ उपकेंद्र स्थापित होते हैं। जबकि जो सामुदायिक क्षेत्र होते हैं, जो सामुदायिक केंद्र होते हैं वो कितने पर होते हैं? तो लगभग बात की जाए अगर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये 80,000 की आबादी पर स्थित होते हैं। सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रही हूँ, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो मैदानी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वह लगभग 1,20,000 की जनसंख्या पर ये स्थित होते हैं। उपकेंद्रों में स्वास्थ्य स्टाफ लगभग 3 होना चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 15 होना चाहिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ 28 का स्टाफ होना चाहिए। पोषण और स्वास्थ्य योजना में 15 से 45 वर्ष तक के लोग शामिल होते हैं। शाला पूर्व शिक्षा मतलब स्कूल जाने के लिए तैयार होना। शाला पूर्व शिक्षा के मैंने 1040 MCQ बनाए हैं। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हमारा जब टेलीग्राम आप ज्वाइन करोगे, हम जीतेंगे बैच लोगे, आपको ये MCQ मिल जाएंगे। बस यही पढ़ लो और कुछ मत पढ़ो। इसकी प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट निकाल लो और इसको ही पढ़ो, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ो। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के 500 प्रश्न दूंगी, वो पढ़ो। बाल देखरेख संस्थान, गैर बाल देखरेख संस्थान, बाल श्रम नीतियाँ, इन सारों के भी मैंने MCQ बना के आपको दूंगी। बस वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। प्रबंधन का पटवारी वाला प्रबंधन बहुत बिल्कुल नहीं पढ़ना। प्रबंधन जो है बहुत इजी वाला प्रबंधन आएगा, जिसमें से 12 नंबर के केवल पद्यांश आएंगे। 10 नंबर की पंचवर्षीय योजना आएंगी और पंचवर्षीय योजना के लिए मैं केवल आपको 91 MCQ दूंगी। आपको उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। उन पंचवर्षीय योजना में इन 91 में ही आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए उनके टॉपिक के लिए जो थर्ड वाला पोर्शन है उसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मॉर्निंग में आज आपको जो मॉर्निंग में वीडियो लाऊंगी 1-2 बजे के करीब लाऊंगी, उसमें मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको ICMR रिपोर्ट का जो बी कॉम्प्लेक्स है वो पूरा पढ़ाऊंगी। उसमें जितना भी ICMR में विटामिन B1 की कितनी मात्रा होती है, B2 की कितनी है, B3 की कितनी है, B9 की कितनी मात्रा होती है हर अवस्था में, पुरुष को कितनी चाहिए, महिला को कितनी चाहिए, गर्भवती को कितनी चाहिए, ये सारा मैं करवाऊंगी। सबसे पहले सारे लोग मुझे लाइक कर दीजिए वीडियो को और सारे लोग कमेंट जरूर करते जाए कीजिए। जो न्यू ऐड हुए हैं या जो पुराने ऐड हुए हैं, सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। गर्भवती का वजन 8 से 13 किलो बढ़ता है, लेकिन ICMR जो 2024 की एक रिपोर्ट आई है, डाटा आया है कुछ अपडेट करके ICMR 2020 को, उसमें जो वजन बताया है उसमें 11 किलो वजन बताया। ओवरऑल पूरा यही दिया है 11 किलो वजन बढ़ता है, जबकि ICMR की जो रिपोर्ट 2020 आई थी उसमें 10 से 12 किलो वजन बढ़ना बताया था।
विटामिन ए की खुराक जो दी जाती है, पहली खुराक बच्चे को किसके साथ देना चाहिए? खसरे के टीके के साथ देना चाहिए। कब? 9 महीने। बच्चा जब 9 महीने का होता है फिर उसको खसरे की टीका देना चाहिए। उसके बाद हर 6-6 महीने में खसरे की विटामिन ए की जो टीका देना चाहिए। पहली बार जो देते हैं वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। मौखिक जो है विटामिन ए की खुराक दी जाती है, बाकी इंजेक्शन द्वारा भी इसको दे सकते हैं। जन्म के समय वजन कितना होता है? तो जन्म के समय जो वजन होता है वो वजन होता है 3.5 किलो, जो आदर्श वजन माना जाता है। कितना? 350 वजन माना जाता है। और अगर हम बात की जाए ग्राम में, तो ग्राम में 3000 ग्राम से 3500 ग्राम वजन जो होता है आदर्श ग्राम होता है। और 9 पाउंड जो होता है वो अच्छा वजन माना जाता है। पाउंड में 9 पाउंड अच्छा माना जाता है। किलो में बात की जाए तो 3.5 किलो का बच्चा अच्छा होता है। कितना? 3.5 किलो का बच्चा जो होता है एक आदर्श बच्चा होता है 3 से 3.5 किलो का। जबकि अगर बच्चा 2500 ग्राम से कम होता है तो फिर उसको कंगारू केयर मदर की ज़रूरत होती है गर्माहट देने के लिए, ताकि उसके शरीर से जो एनर्जी है वो बाहर ना निकले, क्योंकि ऊष्मा जो है वो बाहर ना निकले। तो ये 27 ग्राम नहीं है, ये कितना है? 2700 ग्राम इसको बोल सकते हैं। या आदर्श वजन की बात करें तो 3.5 किलो, 3 से 3.5 किलो या 9 पाउंड इसका वजन सही होता है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2236 है। और भारत का कितना है? 382 है। पोलियो की खुराक कितने बार दी जाती है? 4 बार दी जाती है। सबसे पहले तो सबसे शुरू में ही दी जाती है। जो जितने भी तत्व होते हैं, जैसे विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, है ना, उनमें कैलोरीफिक वैल्यूज़ किसकी ज़्यादा होती है? कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। जीवाणुओं का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पनीर के निर्माण में जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। जबकि बात की जाए कि किससे कितनी कैलोरी प्राप्त होती है, तो वसा से सबसे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त होती है। जबकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम में। जबकि बात की जाए हम वसा की, तो वसा से लगभग 9.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, लेकिन इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होती है। हीट जल्दी से एनर्जी देती है और हीट भी जल्दी पैदा करती है। पनीर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। इसमें पैथोजेंस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। मानव रक्त में प्लाज्मा का कितना प्रतिशत होता है? 55 से 65% प्लाज्मा होता है। बाकी का जो 45% होता है, 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। शैशव अवस्था में अच्छे गुण किस अवस्था में आते हैं? जब बच्चा जागृत होता है तब आते हैं। क्या गर्भावस्था में चक्कर आते हैं? नहीं आते हैं। कुष्ठ रोग कार्यक्रम जो है, कुष्ठ रोग कार्यक्रम जिसको कुष्ठ रोग जो होता है वो दोबारा कब आरंभ किया था? कुष्ठ रोग कार्यक्रम माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण जो कुष्ठ रोग हो जाता है। अब बोल रहे हैं कुष्ठ रोग जो कार्यक्रम हुआ था, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग जिसको NLEP कार्यक्रम बोलते हैं, एक कुष्ठ रोग के लिए MDT थेरेपी का उपयोग किया जाता है। मल्टी ड्रग थेरेपी का कुष्ठ रोग के लिए मतलब कुष्ठ रोग के लिए इसकी औषधि दी जाती है। और कुष्ठ रोग जो दिवस मनाया जाता है वो हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को बोलते हैं ये मनाया जाता है। 1954-55 में सबसे पहले जो राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ हुआ था। मल्टी ड्रग थेरेपी जो है वो 1982 से आरंभ हुई है। और राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था। लेकिन इसको दोबारा से कुष्ठ रोग कार्यक्रम को कब आरंभ किया था? 2001 में आरंभ किया था। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 1982-83 में हुआ था। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब हुआ है? 1955 में आरंभ हुआ है। और 2017 की स्वास्थ्य नीति में इसको 2017 में ही खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। 2 अक्टूबर 1994 को पल्स पोलियो 1995 से आरंभ हुआ था। मेनली ये घोषणा हो गई थी, लेकिन 2 अक्टूबर 1995 से पल्स पोलियो अभियान आरंभ हुआ है। 2014 में पल्स पोलियो से हमने मुक्ति भी पा ली है। पोलियो माइलाइटिस क्या होता है? पोलियो का एक चिकित्सीय शब्द होता है। ये पूरा बैच की जानकारी है। जो भी लेना चाहते हैं, ये ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। हमको बैच लेना है। यहाँ पर आपको हमारे सारे वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें सारे जो होते हैं वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे। देखो वीडियो लेक्चर ये डले हुए हैं। जैसे कि ये मैंने केंद्रीय योजना का एक पार्ट बनाया है। ये केंद्रीय पाचन संस्थान का पूरा है। ये पाचन संस्थान किस तरीके से, देखिए किस तरीके से आप पाचन को पढ़ सकते हैं। ये पूरा पाचन संस्थान मैंने समझाया है।
तो इस प्रकार से सारे टॉपिक यहाँ पे होते हैं। मैथ रीजनिंग भी होते हैं, देखिए मैथ के क्वेश्चन भी समझाए जाते हैं, वाई ट्रिक शॉर्ट ट्रिक द्वारा मैथ के क्वेश्चन भी समझाए जाते हैं। ये काउंटिंग वर्ग है, ये सती प्रथा अधिनियम की ट्रिक है, सती प्रथा अधिनियम को ट्रिक द्वारा करवाया गया है। तो इस प्रकार से सारे टॉपिक इसमें वीडियो लेक्चर के माध्यम से भी करवाए जाते हैं। विश्वव्यापी टीकाकरण में क्या हेपेटाइटिस है? विश्वव्यापी टीकाकरण में हेपेटाइटिस सी नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी है। विजय राजे सिंधिया योजना में निजी अस्पतालों को अनुमति नहीं है। विजय राजे सिंधिया 2006 में आरंभ हुई थी, इसमें निजी अस्पतालों को अनुमति नहीं है। इनके लिए कुछ सरकारी अस्पताल दिए गए हैं, वहाँ पर इनका जो है इलाज किया जा सकता है। जननी सहयोगी योजना जो है उसमें गरीबी रेखा से नीचे वाले बच्चे निजी अस्पताल में भी डिलीवरी करा सकते हैं। किसमें? जननी सहयोगी योजना में। प्रसव हेतु जो परिवहन उपचार योजना लाई गई है उसमें 300 रुपये दिए जाते हैं, और जो लाता है उसको 200 रुपये दिए जाते हैं। परिवहन का जो प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना में वो जो व्यक्ति जिसका प्रसव हो रहा है उसको 300 रुपये, और जो उसको प्रेरित करके ला रहा है, जैसे आशा कार्यकर्ता ला रही हैं, तो उन्हें 200 रुपये दिए जाते हैं। मृत्यु का कप्तान किस रोग को बोला जाता है? मृत्यु का कप्तान तपेदिक रोग को बोला जाता है। तपेदिक जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण हो जाता है। 7वीं योजना जो कि 1985 से 90 में आई थी, उसका प्रारूप किसने दिया था? उसका प्रारूप दिया था रामकृष्ण हेगड़े ने। किसने दिया था? रामकृष्ण हेगड़े ने इसका प्रारूप दिया था। 8वीं योजना का प्रारूप किसने दिया था? 8वीं योजना का प्रारूप प्रणब मुखर्जी ने दिया था। 7वीं का रामकृष्ण हेगड़े ने दिया, और 8वीं का किसने दिया है? प्रणब मुखर्जी ने 8वीं योजना का दिया है। टिटनेस में सबसे पहले क्या, देखो शरीर टिटनेस अगर हो जाता है तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिसके कारण चलने फिरने में मुंह नहीं खुलता है और शरीर में ऐंठन टाइप की हो जाती है। चेचक किसके द्वारा फैलता है? चेचक वेरिसोला वायरस के कारण फैलता है, और ये वेरिसोला वायरस कहाँ पे मिलता है? ये वायु द्वारा मिलता है। बूंद बूंद करके, ये बूंद बूंद द्वारा, ये ड्रॉपलेट तरीके से मानव को शरीर को प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले चिट्टे उठते हैं। फाइनोडर्मा जो होता है बीमारी होती है, वो किस विटामिन की कमी से होती है? फाइनोडर्मा जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए कहाँ पे संचित होता है? विटामिन ए जो होता है यकृत या लीवर में संचित होता है। बच्चे को 12 महीने से 36 महीने के बीच डीपीटी और पोलियो का बूस्टर दिया जाता है। यदि बच्चे को पैदा होते से नहीं दिया पोलियो, तो 12 महीने से 36 महीने के बीच में डीपीटी और पोलियो का बूस्टर दिया जाता है। डीपीटी वैसे बात की जाए तो 6वें, 10वें और 14वें सप्ताह में पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है। आईएम मोड द्वारा, इंट्रामस्कुलर मोड द्वारा ये दिया जाता है, जबकि पोलियो जो होती है ओरली दी जाती है पोलियो। 15 अगस्त 1997 को बालिका समृद्धि योजना आरंभ हुई। राष्ट्रीय बाल स्वयंसेवी संस्थाओं को कोष देता है, अधिकतम कितना देता है? अधिकतम 1 लाख रुपए देता है। कौन? राष्ट्रीय बाल कोष। राष्ट्रीय बाल कोष ऐसे कोई स्वयंसेवी संस्था है जो बच्चों के हित में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 1 लाख रुपए देता है। इंदिरा महिला योजना ग्वालियर और धार में 1995 से आरंभ है। कौन सी? इंदिरा महिला योजना। आपसे पूछ सकते हैं इंदिरा महिला जो योजना है वो मध्य प्रदेश के कहाँ पर आरंभ है? तो ग्वालियर और धार में आरंभ है। कब से आरंभ है? 1995 से। इसी के तहत स्वयं सिद्धा योजना 240 विकास खंडों में चल रही है। कितने? 240 विकास खंडों में चल रही है। कौन सी? स्वयं सिद्धा योजना। टिटनेस का दूसरा टीका कब लगाया जाता है? तो प्रसव के 1 माह पहले लगा लेना चाहिए टिटनेस का दूसरा टीका। वैसे तो देखो पहले ही, सबसे पहले जब बीमारी का, जैसे कि गर्भ अवस्था का पता चला है, तो गर्भ अवस्था के पता चलते ही उसको पहला टीका लगा लेना चाहिए, और उसके 4 सप्ताह बाद दूसरा टीका लगा लेना चाहिए। लेकिन प्रसव के लास्ट महीने में बिल्कुल टिटनेस के टीके से बचते हैं, इसलिए उसके पहले ही इसका टीका लगा लेते हैं। मध्य प्रदेश का पहला जवाहर बाल विकास केंद्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का पहला जवाहर बाल विकास केंद्र झाबुआ में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का पहला जवाहर कहाँ पर है? जवाहर झाबुआ में है। जवाहर कहाँ है? झाबुआ में है। बाल निकेतन संघ इंदौर क्या है? बाल निकेतन संघ इंदौर में एक स्वैच्छिक संगठन है। बाल निकेतन संघ इंदौर में क्या है? एक स्वैच्छिक संगठन है। मध्य प्रदेश में कितने अल्पकालिक आवास गृह हैं? मध्य प्रदेश में 5 अल्पकालिक आवास गृह हैं, मतलब जहाँ पे कम समय तक बच्चा जो है रह सकता है। पोषण आहार कार्यक्रम में 6 साल तक के बच्चे को कितनी प्रोटीन दी जाती है? 9 से 12 ग्राम प्रोटीन दी जाती है। नैराड योजना जो चल रही है वो किसकी सहायता से चल रही है? नैराड जो योजना चल रही है वो किसकी सहायता से चल रही है?
तो नैराड जो योजना है वो नॉर्वे की सहायता से चल रही है। नैराड योजना किसकी सहायता से चल रही है? तो नैराड जो योजना है वो नॉर्वे की सहायता से चल रही है। किसके सहायता से चल रही है? नॉर्वे की सहायता से चल रही है। पोषण स्वास्थ्य बीमा इन सब के लिए ये है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना कब आरंभ, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए ये बीमा योजना है, ये कब से चल रही है? 1 अक्टूबर 2005 से प्रारंभ है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना कब से है? 1 अक्टूबर 2005 से ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना आरंभ है। कब से है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना? 1 अक्टूबर 2005 से ये प्रारंभ है। कब से है? 1 अक्टूबर 2005 से ये प्रारंभ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना। राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना कब आरंभ हुई? राष्ट्रीय जो मातृत्व सहायता योजना है वो 15 अगस्त 1995 से आरंभ हुई है। कब से आरंभ हुई है? 15 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना आरंभ हुई। ग्राम्य योजना महिलाओं को अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए कितना अनुदान देती है? तो जो ग्राम्य योजना है वो महिलाओं को अनुदान प्राप्त करने के लिए 500 रुपये देती है। ग्राम्य योजना कितना देती है? 500 रुपये देती है महिलाओं को अपना रोजगार प्राप्त करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र की ये योजना है। ग्रामीण क्षेत्र की और भी बहुत सारी योजना है जो आपको पूरा करना जरूरी है, क्योंकि आपके सिलेबस में जरूरी है पूरा करना। तो ये आपकी ग्रामीण क्षेत्र की आपको पूरी योजना करना है। किशोरी बालिका योजना में कितने वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण देते हैं? 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को प्रशिक्षण देते हैं। इसको कब शामिल किया गया? जो आपका ICDS है उसमें 1991 में शामिल किया गया। शारदा अधिनियम कब आया? 1930 में आया है शारदा अधिनियम। फिर उसको अपडेट करके 1986 में सती प्रथा अधिनियम आया है। 1987 का अधिनियम है और 1988 में लागू हुआ है सती प्रथा अधिनियम। मैंने कल ही हमारे ग्रुप में इसको पढ़ाया है ट्रिक द्वारा और उसका टेस्ट भी लिया है। सारे अधिनियम आपको पढ़ना जरूरी है, चाहे वो महिला बाल विकास का अधिनियम ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सीट कम है तो आपका कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए आपको एक भी पोर्शन छोड़ना नहीं, स्पेशली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो महिला और बाल विकास से संबंधित है। अगर आपको अधिनियम नहीं याद होते हैं, धाराएं याद नहीं होती हैं, तो हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत सरल तरीके से वहाँ पे ट्रिक द्वारा, वीडियो लेक्चर्स द्वारा, MCQ द्वारा, PDF द्वारा याद करवा रहे हैं। बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो भी ज्वाइन कर लीजिए। पूरी तैयारी है तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाएंगे, डेली टेस्ट दे पाएंगे। रोज़ रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट होता है। रोज़ 10 बजे और दिन में 4 बजे यहाँ पे टेस्ट होता है। अगला है महिला कामाख्या योजना कब आई थी? महिला कामाख्या योजना 1989 में आई। कब आई महिला कामाख्या योजना? 1989 में आई। आंगनवाड़ी केंद्र गांव के बीचों बीच खोलना चाहिए। आपसे पूछेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ पर खोलना चाहिए, तो गांव के बीचों बीच आंगनवाड़ी केंद्र खोलना चाहिए। साल्टर वजन जो मशीन है वो कितने किलो तक तौल सकती है? 30 किलो तक के वजन को तौल सकती है। महिला बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1985 में। 9 महीने के बच्चे को विटामिन ए की कितनी मात्रा देनी चाहिए? 1 ml देनी चाहिए 9 महीने के बच्चे को। शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए न्यूनतम कितनी जनसंख्या होना चाहिए? 1000। ये अगर इस तरह से डिजिट में पूछा जाएगा तो 400 से 800 होगा, और ओवरऑल ऐसे एवरेज पूछा जाएगा तो 1000 होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र के लिए कितनी जनसंख्या होना चाहिए? न्यूनतम 700, मतलब वही 400 से 800 जनसंख्या बताई है, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। ICDS कितने प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है? ICDS के 4 घटक हैं और ये 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। कुपोषण का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है? कुपोषण का प्रारंभिक लक्षण है कि इसमें वजन नहीं बढ़ता है बच्चे का। उसकी जितनी आयु रहती है, आयु होती है, आयु के अनुसार उसका वजन नहीं बढ़ता है। जैसे कि बच्चे का वजन, अगर बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो उसका 6 महीने में वजन 6 किलो का हो जाना चाहिए, और अगर वो 1 साल का हुआ है तो उसका वजन 9 किलो का हो जाना चाहिए। मतलब 1 साल में बच्चे का जो वजन है वो तिगुना हो जाता है उसके जन्म के वजन का। वही बात की जाए अगर हम लंबाई की, अगर जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी लंबाई जो होती है 50 सेंटीमीटर होती है, लेकिन उसकी जो लंबाई होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है कंपैरिजन टू उसके वजन। बच्चे की जो लंबाई होती है वो 4 साल में उसके वजन अपने जन्म की लंबाई की दुगनी होती है, और 13 साल में अपने जन्म की लंबाई की तिगनी होती है। मतलब लगभग 100 सेंटीमीटर हो जाती है वो 4 साल में, और लगभग कम से कम 150 सेंटीमीटर हो जाती है वो 13 साल में। इस प्रकार से लंबाई बहुत धीमी बढ़ती है, जबकि वजन होता है तुरंत बढ़ता है। शुरू का 1 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ता है।
संदर्भ सेवा जो होती हैं वो 3rd ग्रेड के बच्चों के लिए दी जाती हैं। ग्रोथ चार्ट का संधारण किसके लिए होता है? 5 वर्ष की आयु के बच्चों का होता है। सर्वे किसके लिए होता है? हितग्राहियों की सूची के लिए होता है कि कौन कौन पात्र होते हैं। गोद भराई कार्यक्रम पहले होता था मंगलवार को, अब नहीं होता। प्रथम मंगलवार को अब नहीं होता है, अब दूसरे को होता है। अब प्रथम मंगलवार को पोषण कार्यक्रम होता है। अन्नप्राशन जो कार्यक्रम है अब तीसरे मंगलवार को होता है। अन्नप्राशन योजना की तारीफ विश्व बैंक ने भी की है। जन्म दिवस चौथे मंगलवार को होता है। अन्नप्राशन योजना की तारीफ किसने की है? विश्व बैंक ने अन्नप्राशन योजना की तारीफ की है। इसमें बच्चों को कटोरी चम्मच दिया जाता है। इंदिरा महिला जो योजना आरंभ हुई थी, इंदिरा महिला योजना कब आरंभ हुई थी? इंदिरा महिला योजना 1995 में आरंभ हुई थी। इंदिरा महिला योजना को कब आरंभ किया था? तो इंदिरा महिला योजना को आरंभ किया था 1995 में। महिलाओं की जितनी भी योजनाएं हैं सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की सारी योजना आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। अगला है अति गरीब लड़कियों को प्रसव पूर्व कितनी सहायता दी जाती है? तो जो अति गरीब लड़कियां होती हैं उनको प्रसव पूर्व 500 रुपये की सहायता दी जाती है। कितने की? 500 रुपये की सहायता। मंगल दिवस की बात की जाए तो मंगल दिवस में पहले मंगलवार को याद रखना सुपोषण दिवस मनाया जाता है। पहले मंगलवार को सुपोषण दिवस मनाया जाता है। दूसरे में गोद भराई मनाई जाती है। दूसरे में क्या होता है? गोद भराई होती है। तीसरे में क्या होता है? अन्नप्राशन होता है। और चौथे में जन्म दिवस होता है। ये अपडेट हुए हैं, टेलीग्राम पर आपको सारे मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, देख लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप को भी देख लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। 6260190944 मेरा नंबर है, यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मिल जाएगा। ये जो मंगल दिवस योजना कार्यक्रम आरंभ हुआ है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था, ये अपडेट भी हुआ है सक्षम 2.0 योजना में। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 फरवरी 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। गर्भवती स्त्री को फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। कितनी दी जाती है? 100 गोली दी जाती हैं। फॉलिक एसिड की बात की जाए तो गर्भवती महिला को 570 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला के खून से ही बच्चा भी बनता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा खून की आवश्यकता होती है। जो जन्म दिवस कार्यक्रम हुआ था आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत, चौथे जन्मदिन पे मनाया जाता है, चौथे मंगलवार पे मनाया जाता है। ये सबसे पहले कहाँ मनाया गया? बैतूल जिले में मनाया गया। ये पहले होता था तीसरे मंगलवार को, लेकिन अब इसको जन्म दिवस को कब मनाने लगे हैं? अब जन्म दिवस को चौथे मंगलवार को मनाते हैं। 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे को ये जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन बच्चों को उपहार भी दिए जाते हैं और खेल भी किया जाता है। जन्म दिवस कार्यक्रम कब मनाया जाता है? चौथे मंगलवार को, और 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए मनाया जाता है। अल्पकालिक आवास गृह योजना का संचालन किसके माध्यम से होता है? स्वैच्छिक संगठन के माध्यम से होता है। नवजात बच्चे को बीसीजी का कितना टीका लगाया जाता है? 1 टीका लगाया जाता है बीसीजी का। 0.5 ml इसमें मात्रा दी जाती है। आईडी मोड द्वारा इसको दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? तपेदिक की रोकथाम के लिए दिया जाता है। और अगर ये जो बीसीजी का टीका अगर शुरू में नहीं लगा पाते जन्म के तुरंत बाद, तो फिर इसको 1 साल के अंदर भी लगा सकते हैं। जब 1 साल के अंदर लगाएंगे तो इसको इसकी मात्रा दी जाएगी 0.01 ml इसकी मात्रा दी जाती है। 1 साल के अंदर डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। टिटनेस का टीका कितनी मात्रा दी जाती है? 0.5 ml टिटनेस की मात्रा दी जाती है। अगर ये गर्भवती महिला को भी लगाया जाता है टिटनेस का टीका, तो भी इसकी 0.5 ml ही मात्रा दी जाती है। कमेंट करके बताइएगा कि जो गर्भवती महिला होती है वो टिटनेस का टीका उसको किस मोड द्वारा दिया जाता है या किस मार्ग द्वारा दिया जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा। आमाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? आमाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये तीनों कोशिकाएं जठर रस से निकलती हैं, और श्लेष्मा कोशिका, वित्तीय कोशिका और मुख्य कोशिका। याद रखना, आमाशय में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, और आमाशय 3 भागों में ही बटा हुआ होता है। एक तो उसका जो पैलोरिक भाग होता है वो बटा हुआ होता है, पाइलोरिक भाग उसको बोलते हैं, एक कार्डियक भाग होता है, और एक पूरा शरीर वाला भाग होता है। तो इन्हीं से 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं, श्लेष्मा कोशिका, वित्तीय कोशिका और मुख्य कोशिका।
आंत कितने प्रकार की होती है? आंत 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की लंबाई लगभग 2 से 2.5 मीटर होती है। बड़ी आंत का व्यास ज़्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। छोटी आंत भी 3 प्रकार की होती है, बड़ी आंत भी 3 प्रकार की होती है। छोटी आंत भोजन को पचाती है और पचे हुए भोजन का अपशोषण भी करती है। बड़ी आंत जो होती है मल द्वार के रूप में काम करती है। आमाशय कितने सेंटीमीटर का होता है? आमाशय का मतलब होता है जो एक पेट जो इस प्रकार से जो नाल आती है, आहार नाल आती है, उसमें जो इस प्रकार का जो हिस्सा होता है, ये जो होता है एक जो हिस्सा, इसको हम बोलते हैं आमाशय, इसको पेट बोलते हैं। इस यहीं से ही डिओडेनम के माध्यम से, ग्रहणी के माध्यम से जो खाना होता है वो आंत में जाता है। आंत में खाना पच के कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। ये उदर गुहा के बाएं तरफ होता है। एक जबड़े में कितने दांत होते हैं? एक जबड़े में 16 दांत होते हैं। दोनों तरफ के जबड़े में, एक तरफ के 16, दूसरी तरफ के जबड़े तो दूसरे तरफ दोनों क्या हो गए? 32 दांत हो जाते हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। जो दांत होती है, दांत का सबसे परत जो होती है, सबसे कठोर परत पाई जाती है हमारे शरीर की, सबसे कठोर परत होती है ये एनेमल। जो एनेमल किसके ऊपर चढ़ी होती है? दांत के ऊपर चढ़ी होती है। दांत किसके बने होते हैं? डेंटिन के बने होते हैं। और इस डेंटिन के ऊपर ही एनेमल चढ़ी होती है। जो हमारा दांतों का जो रंग होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद, वो इसी एनेमल के कारण होता है। ये एनेमल का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये क्षय होता जाता है एनेमल। खोपड़ी में या कपाल में कितनी जोड़ी हड्डी होती है? 8। पसलियों में कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। गोल्डन चावल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? विटामिन ए होता है गोल्डन चावल में। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? वो प्रोटीन का पाचन करके क्या बन जाते हैं? अमीनो अम्ल बन जाते हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को कितने वर्गों में बांटा है? 14 वर्गों में। इन्होंने संवेगों को भी 14 भागों में बांटा है। सल्फा दवाइयाँ किनको रोकने के लिए बनाई जाती हैं? किनको रोकने के लिए दी जाती हैं? तो जो सल्फा दवाइयाँ होती हैं वो जीवाणुओं को रोकने के लिए दी जाती हैं। संविधान की धारा जो 45 है वो बताती है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का वर्णन। देखो 45 जो है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए बताती है कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा देनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद जो 21A है वो ये बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षण अगर लेते हैं बच्चों से तो क्या होता है? उससे तो विश्वसनीयता आती है। मध्य मान की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। कौन सी? जो मध्य का मान होता है वो बार बार आता है, उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। वस्तुनिष्ठ जैसा जो हम लोग पेपर देंगे तो क्या होगा? वो विश्वसनीयता हो ज़्यादा हो जाएगी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ, पेंसिल बॉक्स हुए, पेंसिल पोर्टल हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से ऑपरेशन बोर्ड ब्लैक बोर्ड संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा में बुनियादी जो चीज़ों के लिए इसको आरंभ किया गया था। 1987 में इसको आरंभ किया गया था, लेकिन 1992 से ये इम्प्लीमेंट हुआ था। 1987 में राजीव गांधी के समय में ये आ गया था। शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए भारतीय शिक्षा आयोग कब बना था? 1964 में बना था। कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली कब आई थी? पहली 1968 में आई, दूसरी 1986 में आई, और फिर अब वर्तमान में कौन सी चल रही है? 2020 वाली चल रही है। 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे जो होते हैं अनौपचारिक शिक्षा में आते हैं। कक्षा नियंत्रण की विधि किसका उपागम है? प्रजातांत्रिक उपागम है। शिक्षा कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है। इसमें छात्र, शिक्षक और सामाजिक परिवेश रहते हैं। किशोरों में द्वंद्व भरने का कारण क्या है? अवसरों की प्रतिकूलता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भी लेके आऊँगी, तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करेंगे। जितना लाइक करेंगे उतना मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। बच्चे का कोई नियम सिखाना हो तो अध्यापक कौन सी विधि का प्रयोग करता है? आगमन विधि का प्रयोग करता है। भूल भुलैया परीक्षण किस विधि में मतलब कितने साल में दी जाती है? 5 से 10 साल में भूल भुलैया परीक्षण दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसा आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।